वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। जैसे कि हम सभी को मालूम है, भारत एक विविधता भरा देश है जिसमें न केवल प्राकृतिक बल्कि धार्मिक रूप से, भाषाई रूप से, जातीय रूप से सभी में विविधता पाई जाती है। उनको एक संगठन में करना, एक एकता सूत्र में बांधना ही भारत की एक अद्वितीय पहचान है। तो भारत को एक इंटीग्रेशन क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो भारत जो है धर्म, भाषा, जाति, जनजाति, नस्ल, क्षेत्र आदि के रूप में एक विस्तृत विभिन्नता वाला देश है। अतः देश के चतुर्दिक विकास एवं संपन्नता के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक है। भारत को अगर भारत को अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, इन सारे मल्टीपल डायमेंशन में अगर विकास करना है, पीस चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो सभी में एकता जरूरी है। राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय का कथन अर्थ है देश को विभाजित एवं विघ्न उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को नकारना तथा समाज में राष्ट्रीय और लोकहित धारणा फैलाना जो संकीर्ण हितों से परे हो। मायरोन वेनर। राष्ट्रीय एकता एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिससे लोगों के दिल में एकता, सामाजिक सुदृढ़ता और समग्र विकास की भावना पैदा होती है। एक समान नागरिक बोध या राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना उनके बीच बढ़ती है। एच ए गनी का कहना है, इनके अनुसार राष्ट्रीय एकता एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिससे लोगों के दिल में एकता, सामाजिक सुदृढ़ता और समग्र विकास की भावना पैदा होती है। एक समान नागरिक बोध या राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना उनके बीच बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता ईंट व गारे से बन सकने वाला एक घर नहीं है। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है जिसे विशेषज्ञों द्वारा विचार कर लागू किया जा सके। इसके विपरीत एकता एक विचार है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। यह एक चेतना है जो विस्तृत रूप से लोगों में जगनी चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कथन है। और एकता के संबंध में रसुद्दीन खान, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लोगों के विभिन्न वर्गों से बने राजनीतिक समुदाय या राज्य की समग्रता से, न कि एकरूपता से, एकता से न कि समानता से, पुनर्मेल से न कि मेल से, एकत्र करने से है न कि समांगीकरण से। सार रूप में राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आयाम एवं उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। राष्ट्रीय एकता में अवरोध कौन कौन से हैं? जैसे क्षेत्रवाद, जाति, धर्म, ये सब आते। क्षेत्रवाद का अर्थ उपराष्ट्रवाद या उप क्षेत्रवाद निष्ठा से है। यह किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए राष्ट्र की तुलना में अधिक लगाव को इंगित करता है। इसमें उप क्षेत्रीयतावाद है जिसके अंतर्गत किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र हेतु अधिक लगाव होता है। क्षेत्रवाद भारत में राजनीतिक एकता की एक अनुषंगी प्रक्रिया है। यह उन शेष घटकों के लिए घोषणा है जिनका राष्ट्रीय राजनीति एवं राष्ट्रीय संस्कृति में वर्णन नहीं होता है और जो नई राजनीति के केंद्र में सम्मिलित नहीं है। इन्हें राजनीतिक असंतुष्टता एवं राजनीतिक बहिष्करण के रूप में व्यक्त किया गया है। क्षेत्रवाद एक देशव्यापी तथ्य है जो स्वयं को निम्न 6 तरीकों से स्थापित करते हैं। भारतीय संघ के कुछ राज्यों जैसे खालिस्तान, द्रविड़ नाडु, मिजो, नागा, ये लोग अलग होने के लिए मांग करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज में है कि खालिस्तान अपना विद्रोह जो है न केवल देश में बल्कि विदेशों में, कनाडा, स्पेशली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अपना जो है खालिस्तान मांग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि भारत में उस पर प्रेशर क्रिएट हो। कुछ क्षेत्र में लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग, जैसे तेलंगाना, बोडोलैंड, विदर्भ, गोरखालैंड आदि। कुछ केंद्र शासित क्षेत्र के लोगों द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे, जैसे पुदुचेरी, दिल्ली, दमन और दीव आदि। और
अंतरराज्यीय सीमा विवाद जैसे चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच, नदी जल विवाद जैसे कावेरी कृष्णा रावी व्यास अन्य। क्षेत्रीय उद्देश्य के लिए संगठनों का गठन जो अपने नीतियों और उद्देश्यों के अनुसरण के लिए आतंकी गतिविधियों की वकालत करें, जैसे शिवसेना, तमिल सेना, हिंदी सेना, सरदार सेना, लक्षित सेना अन्य। जो स्थानीय लोगों की सरकारी पदों, निजी नौकरियों, आज्ञा पत्र एवं अन्य में प्राथमिकता की वकालत करते हैं, उनका नारा असम असमियों के लिए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए होगा। इस प्रकार उनका नारा। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम, धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम को राष्ट्र पर प्राथमिकता देना तथा किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर अपने सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देना। सांप्रदायिक हित अपने धर्म को जो है, अपने धर्म का राष्ट्र हित से बड़ा बताना। इसकी जड़ ब्रिटिश शासन में भी थी। 1909 और 1935 में अधिनियमों में मुस्लिम, सिख व अन्यों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। सांप्रदायिकता को धर्म के राजनीतिकरण से बढ़ावा मिलता है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन जैसे अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, शिवसेना आदि। धर्म के आधार पर प्रभावशाली समूहों का उभरना जैसे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जमात ए इस्लामी, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन संघ तथा अन्य। सांप्रदायिक दंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू ईसाई तथा आदि के बीच बनारस, लखनऊ, मथुरा, हैदराबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, मुरादाबाद और अन्य कई स्थानीय सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए हैं। धार्मिक आकारों पर मतभेद जैसे मंदिर, मस्जिद और अन्य। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मतभेद, जहां 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादास्पद ढांचे को नष्ट कर दिया था। सांप्रदायिकता की समस्या धार्मिक मुस्लिमों की रूढ़िवादिता, पाकिस्तान की भूमिका से और साथ ही हिंदू कट्टरवाद, सरकारी जड़त्व, राजनीतिक दलों एवं अन्य की भूमिका, चुनावी अनिवार्यता, सांप्रदायिक मीडिया, सामाजिक आर्थिक कारकों आदि से भी है। जातिवाद का अर्थ सामान्य राष्ट्रीय हित की अपेक्षा किसी जाति वर्ग के प्रति निजी प्रेम से है। यह मुख्य रूप से जाति की राजनीतिकरण का परिणाम है। इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में शामिल है जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन जैसे मद्रास में जस्टिस पार्टी, डीएमके, केरल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि। दबाव समूहों का जाति के आधार पर उभरना जैसे नादर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा अन्य। चुनाव के दौरान पार्टी टिकटों का आवंटन तथा राज्य में जाति आधार पर मंत्रियों के परिषद का गठन। विभिन्न राज्यों में ऊंची तथा निम्न जातियों या प्रभावशाली जातियों के बीच जाति मतभेद जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य। आरक्षण नीति पर हिंसक मतभेद व विरोध प्रदर्शन। बी.के. नेहरू ने इस बात पर ध्यान दिया कि सांप्रदायिक निर्वाचन ब्रिटिश समय में से अभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के रूप में मौजूद है। वे जाति के उत्थान पर बल देते थे तथा लोगों को उनकी जाति के प्रति जागरूक करते थे। राष्ट्रीय एकता के लिए अनुकूल नहीं है। तो राज्य स्तर पर राजनीतिक मूल रूप से अधिसंख्यक जाति वर्ग के बीच का विवाद है। जैसे आंध्र प्रदेश में कामा बनाम रेड्डी, कर्नाटक में लिंगायत बनाम बोक्कालिगा, केरल में नायर बनाम इझवा, गुजरात में बनिया बनाम पाटीदार, बिहार में भूमिहार बनाम राजपूत, हरियाणा में जाट बनाम अहीर, उत्तर प्रदेश में जाट बनाम राजपूत, असम में कलिका बनाम अहोम आदि अन्य है। भाषावाद का अर्थ किसी भी भाषा के प्रति प्रेम तथा अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से घृणा। भाषावाद का विषय किसी भी क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता या जातिवाद की तरह राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसके 2 आयाम है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, संघ की भाषा का निर्धारण। तो भाषा के आधार पर भी जो है जो राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है। साथ ही राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन किया गया है,
नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल NIC का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा के लिए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य, UGC का चेयरमैन, 2 शिक्षा शास्त्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आयुक्त एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 सदस्य शामिल होते हैं। परिषद को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय एकता से संबंधित परेशानियों का परीक्षण करे और इससे निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दे। परिषद ने राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न सुझाव दिए। हालांकि ये सुझाव केवल कागज पर रहे तथा इसे लागू करने हेतु केंद्र और राज्यों द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए। 1968 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन की। इसका आकार 39 से 55 तक सदस्यों तक बढ़ाया गया। उद्योग, व्यापार, मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया। परिषदों की बैठक श्रीनगर में हुई और इसमें राष्ट्रीय अखंडता की जड़ों को कमजोर करने वाली सभी प्रवृत्तियों को भत्सना संबंधित एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसने राजनीतिक दलों, संगठनों एवं प्रेस से संबंधित राष्ट्रीय एकता, अखंडता हेतु समाज के सृजनात्मक बलों से आग्रह किया। इसने क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता तथा भाषावाद पर रिपोर्ट देने हेतु 3 समितियों का भी गठन किया। हालांकि वास्तविक रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। 1980 में केंद्र सरकार ने पुनः राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया। पूर्णतः अप्रचलित हो चुकी इसकी सदस्यता और इसके विस्तृत किया गया। एजेंडा में चर्चा के लिए 3 विषय थे: सांप्रदायिक सद्भाव की समस्या, उत्तर पूर्व क्षेत्र में अशांति, नए शिक्षा निकायों की आवश्यकता। परिषद ने राष्ट्रीय एकता पर सांप्रदायिक तथा अन्य विभाजित बलों के प्रहार पर नियमित रखने हेतु स्थायी समिति गठित की। 1986 में राष्ट्रीय विकास परिषद पुनर्गठित किया गया तथा इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। तो आप देख सकते हैं कि 1961 में, फिर 67, 68 में, 68 में, फिर 91 में, फिर 1986 में, ये सारे प्रयास जो है राष्ट्रीय एकता के लिए काउंसिल गठन में किया गया प्रयास था, ताकि राष्ट्रीय एकता बरकरार रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, देश की अखंडता, बंधुत्व बनी रहे। लड़ाई के लिए जो एकता, इस संबंध में इसने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। परिषद ने एक नियमित आधार पर कार्यवाही के लिए 21 सदस्यीय समिति का गठन किया। परिषद से सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि प्रस्ताव बनाने के लिए कहा। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने VP सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया। इसकी सदस्य संख्या 101 तक बढ़ाई गई। इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के नेता, महिला, उद्योग, व्यापार, शैक्षिक, पत्रकार आदि सभी जो है मेन जो क्षेत्र है उनमें से सदस्यों को शामिल किया गया। और 2005 में संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा सरकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद पुनर्गठन किया। 103 सदस्य इस परिषद की बैठक 1992 में 12 वर्षीय उपरांत आयोजित हुआ। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के नेता के साथ ही परिषद में राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों, प्रसिद्ध लोगों, उद्योगपतियों, मीडिया, श्रमिक, महिला आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करता है। यह परिषद राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों की ओर ज्यादा प्रभावी तरीके से ध्यान दे रही थी तथा उनके क्रियान्वयन व बराबर नजर रख रही थी और उनकी सिफारिशें कर रही थी। अप्रैल 2010 में संयुक्त बैठक UPA सरकार राष्ट्रीय एकता का पुनर्गठन के लिए। तो ये सब प्रयास जो है राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए 1961 से लेकर 2010 और अभी भी उनके जारी। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना
राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना 1992 में हुई थी। गृह मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त निकाय है। सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। साथ ही NHCH की दृष्टि एवं निम्नलिखित लक्ष्य निम्नलिखित है। दृष्टि: भारत सांप्रदायिक तथा हर प्रकार की हिंसा से मुक्त हो, जहां हर नागरिक विशेषकर युवा एवं बच्चे शांति एवं सौहार्द के साथ रहे। लक्ष्य: सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ करना, सामूहिक सामाजिक प्रयासों तथा जागरूकता प्रयासों से विविधता में एकता को प्रोत्साहित करना, हिंसा प्रभावित लोगों विशेषकर बच्चों तक पहुंचना, भारत की साझी सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए अंतर आस्था संवाद को बढ़ावा देना। NHCH की गतिविधियों में सम्मिलित है सामाजिक हिंसा से प्रभावित बच्चों को उनकी देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण, जिससे कि उनका पुनर्वास किया जा सके, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अपने स्तर पर अथवा शिक्षा संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि से सहयोग से ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, अध्ययन संचालित करना तथा संस्थाओं, अध्येताओं को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, सांप्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करना। राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों में प्रशासकों, औद्योगिकी, वाणिज्यिक संगठन, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य को संलग्न कर फाउंडेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना, इस विषय पर सूचनाएं सेवाएं प्रदान करना तथा मोनोग्राफ एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना। तो ये था राष्ट्रीय एकता के संबंध में उठाए गए कदम और राष्ट्रीय भारत की एकता अखंडता बनी रही इसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा तथा क्षेत्रीय समूह के द्वारा और उनके द्वारा प्रयास किए गए कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे ताकि भारत की एकता अखंडता और बंधुत्व बनी रहे और संविधान के उद्देश्यों का भी जो उद्देश्य है वो बना रहे। तो ये था राष्ट्रीय एकता। दोस्तों, आई होप कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। मेरे तरफ से प्रयास किया गया है कि आपको पूरी तरह समझा पाऊं और मेरा एक सजेस्ट है कि आप खुद से पढ़ें और रिवीजन करें, इसको वीडियो के साथ पढ़ें ताकि आपको समझने में हेल्पफुल हो। अगर वीडियो में कुछ भी एरर है या फिर सुधार की जरूरत है तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करें ताकि मैं उसको सुधार सकूं और अपनी